तो चलिए स्टूडेंट्स, आज देखते हैं राष्ट्रीय हित। थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, उसी में अब आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय हित में। तो देखिए, राष्ट्रीय हित के निर्धारक तत्व, मतलब ऐसे कौन से तत्व हैं जो राष्ट्रीय हित को निर्धारित करते हैं। इसमें देखिए, ये 6 तत्व लिए हैं हम लोग, इनको धीरे धीरे करके समझेंगे। पहला है शक्ति। तो शक्ति किस प्रकार से राष्ट्रीय हित को प्रभावित करेगी? सीधी सी बात है, शक्ति तो हर किसी के हित को प्रभावित करती है। यानी जो देश जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा वो अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा उतने ही ज्यादा सुनिश्चित कर पाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में महाशक्ति है, इसलिए वो विश्व के किसी भी देश में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर पाता है। या खाड़ी के देशों में देख लें या अन्य कहीं भी, तो अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा अपनी शक्ति या अपनी शक्तिशाली होने के कारण ही कर पाता है। इसलिए राष्ट्रीय हितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो उस राष्ट्र का शक्तिशाली होना है। ठीक। अगली चीज है शांति। तो शांति बहुत जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के साधने के लिए। उस देश के माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, तभी तो वो अपना आर्थिक विकास व अन्य सभी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपने कार्य कर सकेगा। तो अगली चीज है शांति। तीसरी चीज है संस्कृति की रक्षा। अब राष्ट्रीय हित में संस्कृति की क्या भूमिका है? देखिए, किसी भी देश की जो संस्कृति है ये लोगों को के बीच में आपस में एक जुड़ाव की भावना लाती है, और इस जुड़ाव से एकता की भावना आएगी, और जब एकता की भावना आएगी तो उस देश में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। तो सीधी सी बात है, वो राष्ट्रीय हित के अपने पूर्ति में लगा रहेगा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा, उसमें समस्या नहीं आएगी। अगली चीज है आर्थिक समृद्धि। जो देश जितना ज्यादा आर्थिक समृद्ध होगा वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए उतने ही ज्यादा संसाधनों को लगा सकेगा, है ना। तो जो जितना ज्यादा आर्थिक समृद्ध है वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति उतनी ही ज्यादा करता चलेगा। या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अगर बात करेंगे तो जो भी आर्थिक शक्तियां हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न केवल उनकी प्रतिष्ठा बल्कि उनकी साख बाकी लोगों से या बाकी राष्ट्रों से काफी अधिक होती है। इसलिए आर्थिक समृद्धि भी आवश्यक है। फिर है मनोबल। अच्छा, ये किसी राष्ट्र के मनोबल को इसके राष्ट्रीय हित के निर्धारक तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक। तो जिस राष्ट्र का मनोबल जितना ज्यादा उच्च होगा वो अपने राष्ट्रीय हितों को उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाएगा। यहां तक कहा जाता है कि कोई कमजोर राष्ट्र भी जिसका उच्च मनोबल हो वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर लेगा। वही कोई शक्तिशाली राष्ट्र लेकिन कमजोर मनोबल वाला राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए किसी भी राष्ट्र की मनोबल से मतलब होता है उस देश की जनता, यानी उस राष्ट्र की जनता का मनोबल। उस राष्ट्र की जनता का मनोबल कैसा, मतलब कैसे समझेंगे कि ऊंचा है? ऊंचा ऐसे है कि जनता जो है उस राष्ट्र की वो कर्तव्यनिष्ठ हो, देश के प्रति या अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना हो, राष्ट्र प्रेम की भावना हो। ठीक है। तो इस तरह की जो जनता होगी और उनमें साहस हो, तो इस तरह की जो जनता होगी ये कहलाएगी कि उच्च मनोबल वाली जनता है और उच्च मनोबल वाला राष्ट्र है। और अंतिम चीज है नेतृत्व। अंतिम नहीं है, अंतिम मैंने लिख दिया है। नेतृत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हद तक प्रभावित करता है ये राष्ट्रीय हितों को। ठीक है। तो अगर कोई कुशल नेतृत्व है उसके द्वारा दिए गए निर्णय जो होंगे वो राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करेंगे। अगर वो अच्छे निर्णय ले रहा है तो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हो जाएगी, और गलत निर्णय ले रहा है तो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये 6 तत्व हैं जो राष्ट्रीय हितों के निर्धारक तत्व हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन। ठीक है, कि राष्ट्रीय हितों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक। देखिए, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन में नंबर 1 आता है कूटनीति, जिसको बोलते हैं अपन डिप्लोमेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और कूटनीति जो होती है या डिप्लोमेसी ये सर्वमान्य है, यानी सभी देश इसको मानते हैं। अब
कूटनीति के अंतर्गत होता क्या है? कूटनीति के अंतर्गत राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से वार्ता कर रहे हैं, है ना, पुरस्कार दे रहे हैं, जरूरत पड़ी तो धमकी भी दे रहे हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान कर रहे हैं। ये सभी चीजें जो है ये कूटनीति के अंतर्गत आएंगी। तो इन सभी के माध्यम से, यानी किसी अन्य राष्ट्र के साथ वार्ता के द्वारा या उनके राष्ट्र प्रमुखों को या कुछ लोगों को पुरस्कार देकर उनसे अच्छे संबंध बनाए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसा देश है जो मान ही नहीं रहा है किन्हीं चीजों से, तो उनको, और हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बाधक बन रहा है, तो उसको धमकी दे देंगे। ठीक है, लेकिन कूटनीति के अंतर्गत केवल धमकी आता है कि हम ये कर देंगे, करेंगे नहीं, केवल धमकी। तो इन सभी माध्यमों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को साधना, ये आता है कूटनीति के अंतर्गत। ठीक, फिर अगली चीज है, ये प्रसार लिख दिया है मैंने, प्रसार नहीं है, ये प्रचार है, प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा का मतलब क्या है? अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर में और खासतौर से सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में सभी राष्ट्र प्रचार का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, यानी उनके जो राष्ट्रीय हित के उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनको प्रसारित करना, लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, अन्य राष्ट्रों तक पहुंचाना, और प्रचार के माध्यम से अपने जो भी लक्ष्य हैं उनकी वैधता को साबित करने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं? यानी प्रचार के माध्यम से राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्रों और जनता की जो भावना या जनता की जो राय है उसको प्रभावित करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है प्रचार। तो इसके माध्यम से भी राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि की जाएगी। अगली चीज है गठबंधन व संधियां। सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में गठबंधन व संधियां ये सबसे ज्यादा इस समय की जा रही हैं। दो या दो से अधिक देश आपस में कोई संधि कर लेते हैं या गठबंधन कर लेते हैं कि हम इस मुद्दे पे एक दूसरे का सहयोग करेंगे या एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहयोग देंगे। ठीक है, अब ये गठबंधन में जैसे देख लेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो एक गठबंधन है, एशिया की बात करें तो आसियान कुछ देशों का गठबंधन है। तो इनके जो हित होंगे सामान्य तौर पर देखा जाएगा तो इन सभी देशों के सामान्य हित होंगे, और या फिर कह सकते हैं कि पूरक हित होंगे। ठीक है, तो एक समान मतलब एक समान कोई दिक्कत नहीं है कि सभी के हित समान है कि भैया हमको बाहरी आक्रमण से बचना है, तो ये हो गए समान हित। पूरक हित मतलब कि मैं तुम्हें ये दूंगा तुम मुझे वो दो, मैं तुम्हें कच्चा माल दूंगा या मैं तुम्हें तैयार माल दूंगा तुम मुझे तेल बेचो, इस तरह के पूरक हित। तो इसमें संधियां या गठबंधन काम आएंगे। आर्थिक साधन, ये तो जानते ही हैं अपन, आर्थिक साधन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में आर्थिक साधनों का प्रयोग भी बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन आर्थिक साधनों का प्रयोग कौन से राष्ट्र कर पाएंगे? जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। तो आर्थिक रूप से जो संपन्न राष्ट्र हैं या शक्तिशाली राष्ट्र, धनी राष्ट्र जो हैं, वो क्या करते हैं? अनुदान देते हैं या ऋण देते हैं दूसरे राष्ट्रों को। जो गरीब राष्ट्र हैं या उतने शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है या आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है, तो उनको ये ऋण देंगे या किसी प्रकार की और आर्थिक सहायता करेंगे, और इसके बदले में वे उन राष्ट्रों के संसाधनों का प्रयोग करेंगे अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में। तो इस प्रकार आर्थिक साधन काम आएंगे अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में। फिर आती है अगली चीज दबाव। ठीक है, कि दबाव डाला जाए। जब कूटनीति, प्रचार, गठबंधन, संधियां, आर्थिक साधन ये काम नहीं आ रहे हैं तो दबाव। तो दबाव में क्या क्या साधन होंगे कि इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा, या तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, या तो संबंध विच्छेद कर लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? किसी राष्ट्र के साथ जब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं तो वहां पे हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी, या उन राष्ट्रों पर बहुत सारे प्रतिबंध, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, या उन राष्ट्रों के साथ सभी प्रकार के संबंध खत्म कर दिए जाएंगे। कि ये भी एक प्रकार का दबाव का काम करेगा कि इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद या इन साधनों को अपनाने के बाद हो सकता है कि वो राष्ट्र जो है वो मान जाए। तो ये दबाव के साधन है। ठीक, अब इनके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, फिर आता है साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद। ये साधन अच्छे नहीं माने जाते हैं, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, लेकिन है तो अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का ही तरीका,
है ना। लेकिन इसमें साधने में होगा क्या कि आप अपने राष्ट्रीय हित तो साध रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरों का शोषण हो रहा है या दूसरों राष्ट्रों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। ठीक, देखिए साम्राज्यवाद का मतलब होता यह है कि कोई राष्ट्र जब अपनी साम्राज्य का और विस्तार करे और किसी अन्य राष्ट्र की संप्रभुता पर पूर्णतः नियंत्रण कर ले, ये कहलाता है साम्राज्यवाद। यानी उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का भी जो नियंत्रण होगा वो नियंत्रण करने वाले या साम्राज्य का विस्तार करने वाले राष्ट्र का हो जाएगा। ठीक, ये हो गया साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद क्या होगा? उपनिवेशवाद की जो अवधारणा है ये मुख्य रूप से एक आर्थिक अवधारणा है। ठीक, और ये जो आर्थिक अवधारणा है ये किसकी खोज करती है? ये खोज करती है कि कोई नया बाजार मिल जाए या कोई कच्चे माल का सोर्स मिल जाए। ठीक, तो ये बात उपनिवेशवाद जो है ये आर्थिक अवधारणा है और ये जो बात करेगा ये पूर्णतः अधिकार या नियंत्रण वाली बात है। एग्जाम्पल समझ लीजिए इसको, जैसे कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है शुरुआत में, यानी कि 1600 ईस्वी में, तो 1600 ईस्वी से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना प्रारंभ किया? व्यापार करना प्रारंभ किया। व्यापार में क्या किया? कच्चा माल भारत से खरीदी, इंग्लैंड भेजी, वहां से तैयार माल प्राप्त हुआ, वही माल वापस आके भारत में ही बिक रहा है बाजार। यानी 1600 ईस्वी से लेकर लगभग 1857 की क्रांति के पहले तक भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, क्योंकि तब तक ब्रिटेन ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं लिया था। केवल व्यापारिक गतिविधियों में से ही वो शोषण कर रही थी या आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ही भारत का शोषण कर रही थी। लेकिन उसके बाद यानी कि क्रांति के बाद फिर देश की संप्रभुता वो भी चली गई ब्रिटेन के हाथों में। तो जब संप्रभुता देश की चली गई, किसी अन्य राष्ट्र के नियंत्रण में चली गई, वही कहलाता है साम्राज्यवाद। तो ये भी दो तरीके हैं अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के माध्यम है। और अंतिम जो साधन है वो कहलाता है युद्ध, वॉरफेयर। ठीक, अब युद्ध क्या होगा? जब सभी साधन, जितने भी साधन है, जब किसी से भी बात नहीं बन रही है तो अंतिम साधन के रूप में कोई राष्ट्र युद्ध का प्रयोग करता है। ठीक है, हालांकि सभी जानते हैं कि ये साधन सही नहीं है, युद्ध होगा तो सभी का नुकसान होता है। अब वर्तमान स्थिति में युद्ध इसलिए प्रासंगिक नहीं रह गए हैं कि अब ऐसा नहीं है कि आप युद्ध प्रारंभ करेंगे और एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, अगला राष्ट्र घुटनों पर आ जाएगा। सालों साल चल रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग, रशिया यूक्रेन हो गया या इजराइल हमास के बीच में। तो ये अंतिम साधन के रूप में लिया जाएगा। इससे अपन को एक चीज समझ में आएगी कि जो राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा जो पढ़ रहे हैं हम लोग, या जैसा विद्वानों ने बताया है, तो एक तरह से ये थोड़ा स्वार्थी अवधारणा है। अपनी बात कर रही, कैसे भी करके अपने राष्ट्रीय हितों को साधना है। अगले का नुकसान हो या फायदा हो कोई मतलब नहीं। अगर फायदा हो रहा है तो गठबंधन और संधियां हो जाएंगी, लेकिन जब आर्थिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, दबाव का प्रयोग कर रहे हैं, या युद्ध या ये, तो इन सब में केवल अपना फायदा देखा जा रहा है, अगले का नुकसान ही होगा ज्यादातर मामलों में। तो ये एक चीज उभर के आ रही है यहाँ पे। तो इसी चीज को अपन समझेंगे जब आगे बात करेंगे कि इस अवधारणा की आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है। तो जो भी आदर्शवादी विचारक हैं, उन्होंने इस विचारधारा की आलोचना की है। तो पहली चीज तो इन्होंने ये बोला है कि व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा की जाती है। यानी राष्ट्रीय हित जो है, राष्ट्रीय हितों की तो बात कर रहा है, लेकिन मानवीय हित या व्यक्तियों के हित की बात ये नहीं करता, उनकी उपेक्षा कर देता है। ठीक है, फिर अगली चीज है राज्यों में सदैव संघर्ष नहीं। इसमें क्या बात है? जैसे कि हमने अभी बताया मैंने कि राष्ट्रीय हित का मतलब क्या है? अपने राष्ट्रीय हितों को साधना, यानी अपने फायदे को देखना, बाकी राष्ट्रों को उससे फायदा हो या ना हो। लेकिन जब भी कोई राष्ट्र अपने हितों के साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कोई गतिविधियां या व्यवहार करता है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार दूसरे जो राष्ट्र हैं उनको भी फायदा ही हो। कई मामलों में या बहुत से मामलों में ऐसा होगा, ज्यादातर मामलों में ऐसा होगा कि एक राष्ट्र अगर ज्यादा लाभ ले रहा है, दूसरे राष्ट्र को कम ही लाभ होगा। तो जब एक राष्ट्र फायदे की स्थिति में है, एक राष्ट्र नुकसान की स्थिति में है, तो राज्यों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी रहनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? लेकिन ऐसा क्या दिख रहा है? राज्यों में सदैव संघर्ष तो दिखता नहीं है,
कहाँ दिख रहा है? सहयोग की ही बात की जा रही है। ज्यादातर मामलों में देखेंगे आप लोग तो जितने भी संगठन हैं, जितनी भी वार्ताएं होती हैं, उसमें सहयोग की बात की जा रही है। तो इस आधार पर ये बोलते हैं कि ये भाई गलत है या एक भ्रांति है। इसमें एक विचारक हैं प्रोफेसर रेनॉल्ड्स, उन्होंने ही ये बात कही है कि राज्यों में सदैव संघर्ष नहीं दिखाई देता बल्कि सहयोग अधिक दिखाई दे रहा है। जबकि ये जो अवधारणा है तो इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि राष्ट्रों के बीच में संघर्ष ही रहेगा, प्रतिस्पर्धा ही बनी रहेगी कि मेरे राष्ट्रीय हित, मेरे राष्ट्रीय हित। ठीक, अगली चीज है राष्ट्रीय हित की सीमाएं। देखिए, अब यहाँ पे तो लिखा है कूटनीति, गठबंधन, आर्थिक दबाव, अभाव, इतने सारे साधन है, मतलब कैसे भी करके कर लेना है। जबकि वास्तविकता में ऐसा इतनी आसानी से राष्ट्रीय हित साधे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हित की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून है, कुछ नैतिक नियम है, कुछ पारंपरिक नियम है जिनको सभी राष्ट्रों को मानना पड़ता है। और वर्तमान में अब ये जो है आणविक अस्त्र वाला विश्व हो चुका है, तो कोई भी राष्ट्र अपने को जोखिम में डाले बिना युद्ध में शामिल नहीं होगा जबकि स्थिति बहुत ही ज्यादा विपरीत ना हो जाए। तो युद्ध भी ऐसे नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो ऐसी साधनों में कर दिया है कि माने तो ठीक है, अगर प्राथमिक हितों की बात आ जाएगी तो राष्ट्र जो है वो युद्ध में चला जाएगा। तो ऐसा वास्तव में नहीं दिखाई दे रहा है। और अंत में इन्होंने, रेनॉल्ड्स ने ही बोला है कि राजनीतिक लाभ का साधन है, मतलब ये जो विचारधारा है ये केवल भ्रांति है और राजनीतिज्ञों द्वारा अपने लाभ के लिए इसकी उत्पत्ति की गई है। जब भी राजनीतिज्ञों को लगता है कि जनता जो है वो देश में या राष्ट्रीय नीतियों के प्रति उनमें असंतोष है या अस्थिरता है या अन्य किसी कारण से वो आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जनता की जो भावनाएं हैं वो भड़क गई हैं, तब उनको बहकाने के लिए जो उस राष्ट्र के विरोधी राष्ट्र हैं उनकी तरफ उनका ध्यान मोड़ दिया जाता है ताकि वो राष्ट्र की आंतरिक गतिविधियों से थोड़ा विमुख हो जाए। तो ये कुछ थी राष्ट्र की अवधारणा की आलोचना। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय हित।